सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत आपको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। इसके लिए आपको चाय पकौड़े वाली गुड इवनिंग, और बाकी जो पास्ता वास्ता पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाना चाहे उनके लिए भी गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो चैप्टर 5 हम लोग करेंगे चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहानी सुना देता हूँ, ताकि वो कहानी, क्योंकि वो कहानी जब आपको समझ आएगी तभी कहानी जो है घर घर की नहीं, कहानी कांग्रेस की समझ आएगी आपको। ठीक है। तो जैसे हम कहानी घर घर की देखते थे, एकता कपूर ने ज़िंदगी बर्बाद करी है दिखा दिखा के हमारी, तो हम हमें यहाँ पे ऐसी कांग्रेस ने भी, मुझे लगता है कभी हमारी थोड़े टाइम के लिए, जो प्रो कांग्रेस है वो ठीक है, बट कई बार कुछ ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं कांग्रेस के चक्कर में भी। तो कहानी कांग्रेस की पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी। सो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम है, दीज आर कम्प्लीटली माई व्यूज़, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, यूट्यूब वाले दर्शकगण भी। ठीक है जी। तो बिकॉज अलग अलग पार्टियों का अलग अलग बहुत फ़ायदा भी हुआ है, पार्टीज़ के अंदर बहुत नुकसान भी हुआ है, और जो कहानी हम लोग हैं शायद कहानी में थोड़ा सा टाइम लग जाए और चैप्टर थोड़ा सा ही हुए, तो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप मुझे वो बताएंगे फिर कि वो क्या हुआ है, फॉर स्ट्रिक्टली वो बताएंगे। ठीक है जी। अब क्या था कि क्योंकि हम ये इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और बुक का नाम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। चैप्टर 1 हमने पढ़ा सबसे पहले। तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा कि जो है हम जब इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंडिपेंडेंट होने के कगार पे थे, उससे पहले से थोड़ी सी कहानी, और जब इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए नेशन बिल्डिंग के। उसमें मैंने वही बताया था कि आपको 3 चैलेंजेस मेजर थे। नेशनल इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट्स और जो नॉर्मल स्टेट्स है वो हमारे साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे थे, करवाए भी गए हमको। सेकेंड, डेमोक्रेसी बिल्डिंग, उसके लिए उन्होंने बोला पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ, प्लस उसमें ये भी बताया गया कि कैसे जो है कांग्रेस एज अ नेशनल पार्टी हमारी बनी, और जो कि ऑब्वियसली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1885 से हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई थी, और उसके जो लीडर्स थे उनको कैरिस्मेटिक लीडर माना गया। और उन्होंने ये बोला कि इन लोगों ने हमें जो है हमारा बेड़ा पार कराया है, तो हमें पार्टी का बेड़ा पार कराना है, इसलिए उसको जिताते रहे। और कांग्रेस ने, आई होप आप लोगों को पता होगा, बड़े हो गए हो तो 60 से 70 सालों तक राज किया कांग्रेस ने। बीजेपी आज उसी का खा रही है एक्चुअली में। तो कहते हैं, कोई बीजेपी कहती है इतने सालों से एक पार्टी ने राज किया तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने या क्या कर लिया। तो ऑब्वियसली अभी ये भी अपना, जो अब इनका दौर आया है बीजेपी वालों का, तो अब ये भी अपना काम थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा जो है प्लान डेवलपमेंट के बारे में बात करी, तो इसमें वही थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें तो इस बार थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, नहीं तो ये पूरा पूरा जो है पूरा चैप्टर है जिसमें इन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या थी। और जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया हमारा 51 में, सेकंड 5 ईयर प्लान आया 56 में, सो ऑन ये चलता रहा जब तक नीति आयोग नहीं आया। नीति आयोग हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के पीछे की जो कहानी थी, इन सब पीछे की कहानी में जो उसको सपोर्ट दे रहे थे, जो उसको बढ़ावा दे रहे थे, वो थी कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस जो है एक ऐसी पुरानी पार्टी है जिसकी लेगेसी चली आ रही है आज तक। ठीक है। और शायद आगे भी ख़त्म नहीं होगी। कांग्रेस ने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया इंडिया को बनाने में। कांग्रेस ने एट द सेम टाइम कुछ एलिमेंट्स ने कांग्रेस के जो है हमारा बेड़ा गर्क भी किया हमारे इंडिया का। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बनकर, जिसका जो है रिपरकशंस आज भी हमें देखने को मिल रहा होता है। कुछ कुछ चीज़ों में तो सुधार आ गया है, बट स्टिल ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। और जो 5th चैप्टर है वो वही है, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो एक्चुअली में क्या था, टेकिंग ऑल ऑफ यू बैक टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो इस बुक का था, हमने मैप देखा था, वहाँ पे एक मैप था। मैप में ये बता रखा था कि 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1967 तक, ये देखो हम फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, बट ये ईयर्स आपको स्ट्रिक्टली ऑन अ स्ट्रिक्ट नोट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद करते रहिएगा। ठीक है। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, जिसको मोस्ट ऑफ द 52 जनरल इलेक्शंस बोले गए थे। तो 52 से लेकर लगातार 67 तक के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस जीतती हुई आई। 5th चैप्टर पे जब हम लोग आते हैं तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 47 में हमें आज़ादी मिली, ठीक है, 49 में कॉन्स्टिट्यूशन का काम हुआ, 52 में इलेक्शन हो गया, 51 52 के आसपास। और 60s के जब हम एरा में आते हैं तो उसमें हमारे जो इंडियन इकॉनमी थी उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब इकॉनमी तहस नहस हो चुकी थी, काम नहीं था लोगों के पास, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इन्फ्लेशन आज भी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी,
और भी काफ़ी सारी समस्या थी। और फिर क्या हुआ था, अब ये देखो 51 का 5 ईयर प्लान, 56 का 5 ईयर प्लान, 62 का 5 ईयर प्लान, ये वाले जो 5 ईयर प्लान जो 60s तक के डेकेड के रहे थे, 1960s से 70s तक के, इसमें इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हम नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ चल रही थी। हुआ क्या, 3 मेजर चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले। पहला ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और वो काफ़ी सालों तक बने हुए थे, क्योंकि अब जब कार्यकाल कांग्रेस का जो वर्किंग एरिया था वो बहुत लंबा था, तो जवाहरलाल नेहरू भी बहुत तक चले। तो जवाहरलाल नेहरू की जो है फॉर्चुनेटली डेथ हो गई 1964 में, मई 1964 में। उसके बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि 52 से 64 अभी सिर्फ 12 साल ही हुए थे, और जो है ढंग से अभी जो है हमें समझ भी नहीं आया था कि हमारे देश का क्या होगा। अचानक से ही जो एक प्राइम मिनिस्टर जिसने जो एक नेशनल स्ट्रगल छेड़ा हुआ था, और भी बहुत सारे लोग थे, वो मर गए, टाटा बाय बाय हो गया। तो अब हमारी कमान कौन संभालेगा, तो कमान संभालने के लिए वहाँ पे आए जो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बाल पाल अपने बचपन में पढ़ा होगा, लाल बाल मेरे हैं नहीं और मैं पाल अपने रहा ही हूँ अपने आप को, ठीक है। तो लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना, उसमें तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और एक पाल का मुझे पता नहीं कौन था वो, ठीक है। तो ये था, तो लाल बहादुर शास्त्री को बोला गया, तो उन्होंने संभाला अपने आप को। इसके ऊपर अभी रिसेंट में एक मूवी भी आई थी ताशकंद फाइल्स, वो आप ताशकंद फाइल्स देखिएगा, थोड़ा सा एक अरीना ऑफ द चैप्टर हल्का सा क्लियर होता है आप लोगों को। तो लाल बहादुर शास्त्री थे, 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। अब फिर चैलेंज आ गया कि भैया हमारी डेमोक्रेसी को कौन चलाएगा, तो अब कौन बचता है, अब बचे यहाँ पे ताशकंद फाइल्स। हाँ, सरदार, मैंने एक मूवी बोली थी सरदार पटेल, वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मुझे मैंने दिखाना शुरू कर दिया तो मैं रोक रोक के टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, देख लेना आप, ऐसे ही करता हूँ ठीक है। तो ये ताशकंद फाइल्स एंड सरदार पटेल। एंड ना साइकोलॉजी के ऊपर भी एक सजेशन था, जो बच्चे साइकोलॉजी के, मुझे याद नहीं रहा है, साइकोलॉजी की एक मूवी है OCD के ऊपर है, द परफ्यूम, अनसेंसर्ड है थोड़ी सी, ठीक है। तो प्लीज़ अकेले देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स के साथ मत देखने लगा के। तो OCD के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, डिसऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स अनदर थिंग। यहाँ पे आ जाते हैं तो मैंने ये बोला। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो कौन बचता है, हमारी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो है एनिमसली वोटिंग शोटिंग कराएगी उसके लिए, और इंदिरा गांधी को चूज़ किया गया कि भैया इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। इंदिरा गांधी जब आई है, तो मुझे जहाँ तक ऑब्वियसली बुक जो बताती है, तो मेरे तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं एंटी कांग्रेस हो गया था वैसे ही, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था ना, बहुत मतलब अपने वही कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर्स जो है अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी वैसा ही कुछ किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इमरजेंसी उसके अंदर लगी, जो कि कहती थी, मैंने अपने उसको दिखाना था, अभी पीछे इंटरव्यू भी देखा था उसका, मतलब बहुत जो है कॉन्फिडेंटली उसने इंटरव्यू दिया था। तो गलतियाँ तो कौन ही मानता है, तो वो सब चीज़ें चल रही होती है। तो ये चैप्टर जो है आपका 5 और 6, ठीक है, ये कहानी थी इंदिरा गांधी तक। 5 और 6 वाला जो चैप्टर है ये कनेक्टेड है, और आपको कनेक्शन तभी समझ आएगा जब आप चैप्टर 2 समझते हो। तो चैप्टर 2 में 52 से 67 की कहानी है थोड़ी सी, और चैप्टर 5 में एक्चुअली में वो डिटेल्ड कहानी है, तो वो आपको टॉपिक वाइज समझना पड़ेगा। अब जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप जो है उसको 60, जैसे अभी इसमें आएगा 64 की कहानी आती है, उसको आप अलग बना लो, फिर आगे की कहानी आती है उसको अलग बना लो, आपको इस तरीके से ही समझ आएगा। चैप्टर छोटा है बट तो बहुत डीप है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब शुरू कर लेते हैं। तो ये 82 पेज पे है हमारा नया नवेला चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन आराम आराम से पढ़ूंगा ताकि इसकी जो डिटेल्स हैं आपके दिमाग में घुस जाए, नहीं घुसेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई मई 1964 में, और ये 1 साल से थोड़े से ज़्यादा बीमार थे। और जब ये मर गए तो हमारे सामने एक जो है बड़ा यूजुअल सा क्वेश्चन आया कि अब दूसरा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे कौन बनेगा, ठीक है। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, 14-12 साल ही हुए थे। ये जो सिचुएशन था बहुत सीरियस सिचुएशन थी कि नेहरू के बाद एक्चुअली में कौन हमारा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये डेट याद रखना कि मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू मरे थे, अंडरलाइन इट प्लीज़, ठीक है। क्यों मरे थे? क्योंकि तबीयत खराब थी। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने ये आया
कि 52 में जब इलेक्शन हुआ था तो हमने क्रिटिक्स के बारे में पढ़ा था, आई होप जिन लोगों को याद होगा, उन क्रिटिक्स ने ये बात बोली थी कि इंडिया का जो ये डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? बिकॉज आप अनपढ़ गंवारों से इलेक्शन लड़वा रहे हो, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मेरली बहुत कम % ऑफ पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी थी, तो लिटरेसी रेट कम था, एग्जैक्टली तो वो जो है फेल हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अब क्या वही डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, ये डर लगा लोगों को। इंडिया कहते हैं इंडिया भी शायद ये डेमोक्रेटिक सक्सेशन अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, और अगर ये डेमोक्रेटिक सक्सेशन यानी दूसरा प्रधानमंत्री अगर ये लोग नहीं चुन पाते हैं, इसकी वजह से जो है हमारी कंट्री की जो कंडीशन है, जिसको कंट्री को हमें चलाना होगा, शायद हमें आर्मी को देना पड़े, आर्मी रूल लग जाए या मिलिट्री रूल लग जाए। इसके अलावा ये भी बहुत सारे डाउट्स थे कि हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी 1960s के डेकेड में, 60s से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि 1960s को नाम दिया गया डेंजरस डेकेड, खतरनाक दशक हिंदी में बोला जाए तो। ये मार्क कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग, 1 मार्कर 2 मार्कर, किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन आया ही हुआ है आपको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसका क्या होता था, जो पूरा पॉल साइंस का पुराना फॉर्मेट होता था उसमें 1 मार्कर 10 आते थे, और बीच में फॉर्मेट चेंज हो गया था 13-14 के आसपास, फिर वो 5 रह गए, अब फिर 17 हो गए हैं, ठीक है, अब फिर 17 हो गए हैं, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो 1960 यानी 1960s को खतरनाक दशक यानी डेंजरस डेकेड बोला जाता था, और जहाँ पे क्यों बोला जाता था इसकी डेफिनेशन है, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, गरीबी, इनइक्वालिटी, कम्युनल रीजनल डिविजन्स, जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो था ये ख़राब हो सकता था, या फिर हमारी कंट्री दोबारा डिसइंटीग्रेट हो सकती थी। इसका मतलब डेंजरस डेकेड का मतलब ये है। 1-2 मार्कर मैच द फॉलोइंग रहा है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ है, तो ये प्लीज़ याद रखना। तो ये पहला इंसिडेंट था द चेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, इसमें से ये 2 क्वेश्चन ही कवर होते हैं। नेहरू टू शास्त्री 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसके आगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है नेहरू टू शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी। तो दोनों में लाल लाल कॉमन है, दोनों लाल जो है माँ के लाल प्यारे हो गए थे भगवान को, भगवान के लाल हो गए फिर एक टाइम पे, पास में बुला लिया होगा, ठीक है। तो नेहरू टू शास्त्री की कहानी है। तो पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे चेंज हुआ, तो डिस्क्रिप्शन ये पूरा लिखने को आ जाता है, सारी कहानियाँ ही हैं, आराम से ही पढ़ूंगा मैं, आपको भी कहानी की तरह पिक्चर बना के चलो, नेहरू को इमेजिन करो, शास्त्री को इमेजिन करो, कहाँ कहाँ गए, तो ये बहुत ईजीली समझ आ जाता है। अब ये क्या हुआ, फाइनली ये डिसाइड हो गया कि नेहरू के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो जब नेहरू की डेथ हुई तो के कामराज, अंडरलाइन करिएगा इसको, के कामराज थे प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट नहीं, के कामराज थे प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, अंडरलाइन कर लेना मैच द फॉलोइंग क्योंकि आया हुआ है 1 मार्कर है। इन्होंने पार्टी लीडर्स से बोलचाल करी, वार्तालाप करी, और जो है इन्होंने, और कांग्रेस मेंबर्स जो पार्लियामेंट के थे उनसे वार्तालाप करी गई, डिस्कशंस करी गई। तो ये डिसाइड हुआ कि जो है कंसेंसस आया, ठीक है, लोगों ने डिसाइड किया कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है हम अपने देश का प्रधानमंत्री अब बनाना चाहेंगे। इसको अनएनिमसली, बिना किसी भेदभाव डिस्क्रिप्शन के, किसी भी वोटिंग शोटिंग के बिना जो है इसको चूज़ कर लिया गया कांग्रेस की पार्लियामेंट्री ने, और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 में जो है दूसरे प्रधानमंत्री हमारे बने, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, 1964। हिंदी में किसी को 64 नहीं पता क्या होता है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, या अब ये याद रखना ये क्या है। हाँ दिशा, सक्सेशन यूजुअली फैमिली टू फैमिली चलता है, तो नेहरू से शास्त्री क्यों, नेहरू से इंदिरा गांधी क्यों नहीं हुआ सीधा, तीसरे उसमें क्यों इंदिरा गांधी आई? वो तो उन्होंने क्रिएट कर रखा है ना दिशा, ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस का सक्सेशन कांग्रेस में ही रहता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो तो उन्होंने किया है। जनरली वाली भी बात नहीं है दिशा, उसमें 1 मिनट रहते हैं, 1 मिनट, जनरली वाली भी बात नहीं है, सक्सेशन यूजुअली नहीं होता है ऐसा, जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो वैसा ही होगा। अब जैसे बीजेपी में कभी ऐसा देखने को ही है, अभी ये अब चैतन्य कनेक्टेड उसने स्टेटस डाला था, इंदिरा गांधी ने
बोल दिया था कि अब जो है किसी और को जो है वो बनाएंगे यार, प्रेसिडेंट पार्टी का कुछ ऐसा था या सेक्रेटरी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं इंदिरा गांधी ने खुद ही को वोट किया कि वो रिजेक्ट होना चाहती है, फिर खुद ही को वोट किया कि वो सिलेक्ट होना चाहती है। तो इंदिरा गांधी ने खुद ही को सिलेक्ट करके, खुद ही को रिजेक्ट करके, खुद ही को सिलेक्ट कर लिया, खुद ही को अपॉइंट कर लिया कि खुद ही जो है मैं अभी बनी रहूँ। हाँ 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 हाँ। तो अल्टीमेटली ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, वो चैतन्य ने शेयर किया हुआ था, तो मैं पढ़ के हंसी भी आ रही थी। तो एक्चुअली वो खुद ही हो गया, मतलब अल्टीमेटली वो फाइनली जहाँ वो खुद को डिसमिस कर रही थी, उसने खुद ही को सिलेक्ट कर लिया कि मैं पार्टी मेंबर जो है बनी रहूँगी अब। ठीक है, तो ऐसा चला आ रहा है। बट एनी वे, पॉलिटिकल सक्सेशन बड़ा मुश्किल खेल है, बट चलता रहता है। बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो वही कह रहा हूँ, जैसे सर पॉलिटिक्स है यहाँ पे, फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, लाइक थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होना पड़ता है। ये बॉलीवुड थोड़ी ना है, जैसे बच्चा पैदा हुआ चलो लॉन्च करते हैं करण जौहर, पैदा फिर होते ही, एक्टिंग नहीं कर पाए, फिर बोलेंगे हमने बहुत स्ट्रगल किया। हाँ सही बात है, सही बात है, पैदा होते ही जो है एक्टर बना देते हैं। एनीवे, नाइस एग्जांपल आराध्य। या तो या पॉलिटिकल सक्सेशन था ऐसे ही। तो दिशा, आई होप डाउट क्लियर हो गया, बट ओबियसली ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनएलिटिकली इसको चूज़ किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। शास्त्री भाई साहब जो थे हमारे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, कोई इनकी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह नहीं थी। उत्तर प्रदेश से थे ये, और ये मार्क कर लीजिएगा। नेहरू के कैबिनेट में काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। नेहरू ने इनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी दिखा रखी थी। ये अपनी सिंपलिसिटी और कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। अर्लियर इन्होंने रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि इन्हें एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया था मेजर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली थी कि ये शायद मेरी गलती है, तो मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। ये 1 मार्कर आता है, कौन सी पोस्ट से रिज़ाइन किया गया था लाल बहादुर शास्त्री ने, इसको मार्क कर लेना। तो मतलब बीच में से कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इस चैप्टर को आपको थॉरली करना पड़ेगा। वैसे भी पॉल साइंस का ऐसे ही रहता है, तो बट इसको भी आपको थॉरली थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये 1 मार्कर है। शास्त्री जो है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 से लेकर 1966 तक। ये आप याद रखिएगा, ईयर इम्पॉर्टेंट है। इस कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर रहे थोड़े से पीरियड के लिए, कंट्री के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा कि पहला, इंडिया जो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से बाहर आ रही थी, क्योंकि इंडिया चाइना की वॉर हो गई थी 1962 में। मॉनसून फेल हो गए थे, सूखा पड़ा हुआ था, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। और पीछे के चैप्टर में जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ भी एक वॉर हो गई थी 1965 में। तो इस टाइम पे ही जो है 2 ये क्राइसिस हुए। तो शास्त्री ने फेमस स्लोगन दिया, स्लोगन 1 मार्कर, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है, जय जवान जय किसान। ठीक है, सिम्बलाइज द कंट्री रिजॉल्व टू फेट बोथ दीज चैलेंज। तो उसने बोला कि जवान लोग भी काम करेंगे, यूथ काम करेगा, हमारा देश उभर जाएगा, किसान काम करेगा, देश उभर जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान दिया था। ठीक है, तो हेल जवान एंड हेल किसान। तो ये बोला गया। एंड शास्त्री का जो प्राइम मिनिस्टरशिप है अचानक से एंड हो गया 10 जनवरी 1966 को, जब वो सडनली ताशकंद में एक्सपायर हो गए थे। मैंने अभी आपको उस मूवी का नाम बता दिया, जो कि यूएसएसआर में था, करंटली द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन अग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड द वॉर। तो ये मतलब छोटा सा डिस्कशन करने गए थे 65 की वॉर के चक्कर में। वहाँ पे चले गए थे कि मोहम्मद अयूब खान के साथ डिस्कस करके साइन सुइन कराया जाए। और इन द सेंस वहाँ पे कहते प्लेन में इनकी डेथ हो गई। बट कंट्रोवर्सी ये जनरेट हुई थी कि लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया था जहर दे के, ताशकंद फाइल्स में दिखाया हुआ है। और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसका कोई खुलासा आज तक नहीं हुआ है ढंग से। ठीक है जी, तो ये इन्होंने नेहरू टू शास्त्री बताया बीच बीच के पार्ट से, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। लगभग 15 से 18 मिनट के बीच में ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है जी, तो ये चल रहा है यहाँ पे। या फिर बात आती है, अब 2 नेहरू जी निपट लिए 64 में, 66 में शास्त्री जी निपट लिए। अब तीसरे की बारी थी, पर तीसरी नहीं निपटी। ठीक है, वो बाद में निपटी। ठीक है, अभी तक ये गांधी परिवार हमारा चला आ रहा है। ये भाई, ये बहन जी अगर जिंदा नहीं होती तो हमें राहुल गांधी से नहीं मिलना पड़ता। ठीक है, ठीक है जी। तो शास्त्री टू इंदिरा गांधी है, ये भी आपका जो है डीपर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्कर का रहता है। ठीक है, मेरे को 2 मिनट का ज़रा ब्रेक देना, मैं पानी भर लूँ। मैं पानी, मेरे को प्यास लग रही है, मुझे दिल से काम करूँगा, भर लूँ तो पानी। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी,
तो शास्त्री टू इंदिरा गांधी की भी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। और जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का तो बिना किसी सोच समझ के सिर्फ कंसल्ट करके अपॉइंट कर लिया गया था। इंदिरा गांधी को इतना जल्दी नहीं किया गया था। आई थिंक मेरे को ये यहाँ तक लगता है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमारे देश के हालात कुछ और ही अच्छे होते, शायद मेरे को लगता है कि अच्छे होते। ठीक है, तो शास्त्री टू इंदिरा गांधी कांग्रेस के ये कांग्रेस के सामने फिर दोबारा एक चैलेंज आ गया 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि अब क्या था कि जो है लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई और इस टाइम पे इंटेंस कंपटीशन था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में। ये मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर है कि शास्त्री की बात के बाद जो है कि इंटेंस कंपटीशन किसके बीच में था, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई जो थे पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे, वो बॉम्बे स्टेट के, इस टाइम का महाराष्ट्र गुजरात, और मिनिस्टर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी एंड यूनियन मिनिस्टर भी थी इंफॉर्मेशन किंग शास्त्री के कैबिनेट के अंदर। दिस टाइम सीनियर लीडर जो थे पार्टी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को डिसाइड किया कि ऑब्वियसली डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी को हम सपोर्ट देते हैं, बट ये जो डिसीजन था अनैनिमस नहीं था। इसके लिए क्या किया गया, सीक्रेट बैलेट वोटिंग रखी गई कांग्रेस एमपीज के बीच में। इंदिरा गांधी ने जो है मोरारजी देसाई को हरा दिया बिकॉज उसके पास थोड़े से सिक्योर और वोट्स ज़्यादा आ चुके थे। आराम से जो है वोटिंग करके, क्योंकि डेमोक्रेसी थी, वोट किया गया और जो है सारे का सारा वोट जो है इंदिरा गांधी के पास आया। इंदिरा गांधी जो है हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार थी, जो कि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। इट इज़ अ साइन ऑफ मेचोरिटी ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। क्या मेचोरिटी थी, घंटा ही मेचोरिटी थी मुझे लगता है। ठीक है, बड़े चलता रहता है एनीवे। तो इट टुक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन। अब थोड़ा ही टाइम हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जी आई थी हमारी, थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही थी। तो इंदिरा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव काफ़ी टाइम से थी और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के अंदर भी काम किया था। सीनियर कांग्रेस लीडर ने, अब ये बड़ी ट्विस्टिंग सी कहानी है, कहते सीनियर कांग्रेस लीडर ने इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट किया यहाँ पे कि उनको ये पता था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़राब तो क्या है ही नहीं। तो इंदिरा गांधी जो भी करेगी हमसे पूछ के करेगी, बट इंदिरा गांधी इनसे पूछे, ऐसा हो सकता है? हुआ ही नहीं, इसने नहीं पूछा। ठीक है, उनको ऐसा लगा। तो विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लोकसभा इलेक्शन को लीड करना था। इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन की धज्जियाँ उड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। इन सब डिफ़िकल्टीज़ के दौरान वो अपनी पार्टी में पावर भी दिखाना चाहती थी, कंट्रोल भी रखना चाहती थी और अपने लीडरशिप स्किल्स को भी दिखाना चाहती थी, और ये मौका वो हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे हुई। तो शास्त्री टू इंदिरा गांधी 4 मार्कर का क्वेश्चन, बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या था। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में जो है टफ कॉम्पिटिशन था। तो हमारे सामने जो बात आती है वो आता है 4th जनरल इलेक्शन। ठीक है, अब ये डेट्स प्लीज़ याद रखना। 52 में पहले इलेक्शन हुआ, 5-5 साल पे इलेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। 52 से 5 साल, 52, 57, 62, 67, तो ये 4th जनरल इलेक्शन है। 52, 57, 62, 67, 67 इज़ 4th जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 52 लिख लो साइड में, 52 से लेकर 67 4th, ये 4th जनरल इलेक्शन है। मतलब 52 वाला फर्स्ट था ना, तो वैसे मतलब पता रहना चाहिए ना, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, 52 वाला लिख लो ना, 4 तो वैसे लिखा ही हुआ है ना दिल्ली सा, ये कह रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है? ओके मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या था कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, 4th जनरल इलेक्शन 1967 का था, तो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट दिया हुआ है एक। फिर आगे आप बढ़ोगे तो वहाँ पे भी 71 का इलेक्शन आता है, फिर 67 5 साल 71 का इलेक्शन आ जाता है, क्योंकि शुरू में होगा 67 कॉन्टेक्स्ट और उसका रिजल्ट ऐसे ही होता है। 67 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम सारा तो अभी नहीं कर पाएंगे, बट मैं स्टिल आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन क्या कहता है, कौन से कंडीशन में जो है हमारे इलेक्शन हुए थे, कौन से कंडीशन में। तो कहते हैं 4th जनरल इलेक्शन था 1967 का, याद रखिएगा। ईयर 1967 लैंडमार्क ईयर था। 1967 इंडिया की पॉलिटिकल इलेक्ट्रल हिस्ट्री में चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस जो है डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बन गई थी 52 से, एंड दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड था 52 ऑनवर्ड्स वाला, 67 के इलेक्शन में बदलता हुआ नज़र आने वाला था। कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, किस कंडीशन में क्या हालात थे हमारे देश के, उसमें कैसे इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन द ईयर्स
लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन कंट्री ने बहुत सारे चेंजेस देखे। 2 प्राइम मिनिस्टर की हमारे सामने डेथ हो गई। नए प्राइम मिनिस्टर जो कि बिल्कुल नई थी पॉलिटिकल में, 1 साल से कम हुआ था और उनके सामने इलेक्शन आ गया। जैसे चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सारा तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि इस बार हमने कम करना है, तो 5 ईयर प्लान वगैरह बने थे, फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इस टाइम पे 60s का एरा डेंजरस डेकेड था, पीछे अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, मॉनसून फेल हो गया था, सूखा पड़ा हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम थी, ये 2 मार्कर का क्वेश्चन भी है। फूड शॉर्टेज थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो थी, एक्सपोर्ट्स लो थे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और हम लोगों ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से हटा के मिलिट्री पे पैसा ज़्यादा लगा दिया था क्योंकि 62-65 में 2 बार लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया था, तो एक प्रॉब्लम हुई। तो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो इसने इस टाइम पे क्या किया, इंदिरा गांधी ने इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया। हमारी करेंसी जो इंडियन करेंसी थी डीवैल्यूएट कर दिया। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे उनको पता होगा, जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो उनका डीवैल्यूएशन वहाँ पे आता है। तो अपनी करेंसी की वैल्यू को जब हम गिरा देते हैं उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। कैसे गिरती है वो, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में क्या आया, उस टाइम पे $1 5 रुपये का खरीदा जाता था। इंदिरा गांधी ने क्या किया, यूएस के प्रेशर के अंडर डॉलर का प्राइस बढ़वा दिया, तो वही डॉलर अब 7 रुपये का खरीदा जाना था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई डिवैल्यूएशन की वजह से। इकोनॉमिक सिचुएशन इसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो गया। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि प्राइस राइज हो रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का, फूड स्केर्सिटी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों ने बंद कर दिया कंट्री को, हड़ताल किए पूरे कंट्री में। गवर्नमेंट ने ये प्रोटेस्ट देखा, अब आम जनता है, गरीब जनता है, परेशान हो रही थी, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि लॉ, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लोगों के एक्सप्रेशन को जो है, उनकी प्रॉब्लम को देखा और समझा नहीं जा रहा था। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द कॉमन पीपल, ठीक है। तो पीपल स्टार्टेड शोइंग डिसेंट इन द फॉर्म्स ऑफ जोक्स एंड कार्टून्स। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर इट, ठीक है, ऑब्वियसली रिकॉल इट एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ देखी गई, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी एंड इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा खटास बढ़ गई और अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि भैया ये जो हमारी सरकार है इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, अब हम क्या करें, ठीक है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, इन्होंने जो है स्ट्रगल लॉन्च किया ग्रेटर इक्वालिटी के लिए, क्योंकि ये पार्टी एग्जिस्ट करती थी, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। और इसमें जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे 64, आई थिंक 74 या 64 का ही टाइम था, 64 का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है सेपरेट हो गई थी, मार्क्सिस्ट लेनिन बन गई थी। दे लेड आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड ऑर्गेनाइज पेजेंट एजिटेशन। ये टाइम ऐसा भी था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के राइट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब देखो, इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई इलेक्शन होएगा जिसके आप एंटी हो, जो सरकार आपको लग रही है हमारी बात ही नहीं मान रही है ना, कुछ नहीं कर रही है, तो क्या वो सरकार इलेक्शन जीतेगी? जलीसा नहीं जीतेगी, जो हमारी बात नहीं मान रही है और जो बहुत सारी प्रॉब्लम लगा के बैठी है, नहीं जीतेगी। कौन कह रहा है जीतेगी, कौन कह रहा है नहीं जीतेगी? कोई भी एक जना बोले जीतेगी या नहीं जीतेगी। अगर ऐसी कंडीशन अगर चल रही हो तो उस पार्टी को वोट करोगे जो आपको रूल कर रहा है? कोई भी एक आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर नोटा। सर इट्स जस्ट एन एग्जांपल, लाइक सपोजिंगली अब इंडिया का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ अ पर्सन इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू उस इंसान ने अपने काम क्या करा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर एक लाइक पॉपुलर है तो उसी को ही फिर हम करते रहेंगे, भले ही वो कुछ भी ना करे, अगर लाइक पावर में जाने के बाद भले ही रूलिंग में वो बैठा हो, तो लाइक उस हिसाब से तो फिर हाँ, लाइक कई सारे की एज आपने भी कहा लाइक लिटरेसी रेट कम था, तो उसके हिसाब से तो फिर इजी अट्रैक्शन के लिए यही होगा कि हो सकता है। ठीक है, हाँ जी चित्र, सही बात है चंद्र, मुझे पता था तुम ही ये पूछोगे, मुझे पता था ये आएगा, पक्की बात है, और मुझे ये भी पता था कि तुमने ये पूछना है, विच इज़ अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि फेस वैल्यू की बात करी जाती है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे भी फेस वैल्यू ज़्यादा देखी गई थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पीछे उसने क्या किया है। यहाँ पे भी वो बात थी, बट अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन देखें जो हमारी सिचुएशन चल रही है, तो उस हिसाब से जनरली अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वोट हम लोग नहीं करते हैं। डिससेटिस्फैक्शन है या कुछ भी है, तो जैसे मैंने भी अपने आप को बदलता देखा है जब भी वोटिंग पैटर्न आ रहा होता है। तो अब जैसे पिछली बार जो भी था दिल्ली में, जब दिल्ली का इलेक्शन थे, तो मैंने जो है आम आदमी पार्टी को वोट किया था, ठीक है, बीजेपी को नहीं किया, और आम आदमी पार्टी जीती,
ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट बीजेपी का मेरे को थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म बड़ा बेकार लग रहा था, जो कि हमारे देश के लिए बड़ा खतरा हो जाता है कभी कभी, तो उस वजह से मैंने नहीं किया था। तो जस्ट एन एग्जांपल, चैतन्य ने क्लियर कर दिया, आराध्य ने नोटा बोला, नोटा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर 99.9% भी नोटा डलता है और 0.1% उसके फेवर में इलेक्शन है, और वो तब भी वही जीतेगा बंदा, क्योंकि नोटा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिली थी, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन था। तो मैंने आपको बताया इसमें इलेक्शन नहीं जीतते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था कि कांग्रेस इलेक्शन ढंग से नहीं जीत पाई, जीती तो ज़रूर थी बट मेजॉरिटी जो शेयर था उसका कम हो चुका था, जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डीप और काफ़ी बड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं। आई होप ये क्लियर हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई लिंक नहीं समझ आया हो किसी को भी? ओके। तो वो शास्त्री वाला समझ नहीं आया, जवाहरलाल नेहरू शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू से शास्त्री में दोबारा बता देता हूँ वंदना। जवाहरलाल बेसिकली क्या हो, देखो सिंपल सी बात है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू थे तो मई 1964 में उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से डेथ हो गई। अब जब वो डेथ हो गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि 12 साल हुए थे आज़ाद हुए, मतलब डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को सक्सेस पाए हुए, इलेक्शन हो गए, तो लोगों के मन में ये डर रह गया कि अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और दूसरा ये भी था कि हमारे जो है बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम पे चल रहे थे, जो कि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, डेंजरस डेकेड चल रहा था। इन सब चीज़ों के दौरान में आएगा कौन, इससे फर्दर हमारी कंट्री ब्रेकअप हो सकता है हमारी कंट्री का। तो अब क्या हुआ कि के कामराज जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया, सबसे बातचीत करी और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि फेवर जो आया बिना वोटिंग के, बिकॉज अनएनिमसली था, वो बोला गया कि चलो लाल बहादुर शास्त्री को बना जाते हैं, क्योंकि लाल बहादुर थोड़े से एक्सपीरियंस से अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, अच्छे इंसान थे, और उन्होंने बोला ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ चलेगा, ठीक है, चलता रहा। और नेहरू जो है इनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट भी रहते थे कि भैया जो हमारा काम लाल बहादुर शास्त्री करेगा। अब क्या हुआ कि 1964-66 में दो चैलेंजेस ऑलरेडी थे, क्योंकि 62 में 60s के एरा में 62 में वॉर हो गई थी चाइना के साथ, 65 में भी वॉर हो गई। इन सब चीज़ों को जो है साइडलाइन करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने बोला बिकॉज कंट्री को चलाना ही है, तो जय जवान जय किसान उन्होंने स्लोगन दिया। और अचानक से फिर 10 जनवरी 1966 में शास्त्री की प्राइम मिनिस्टरशिप एंड हो गई, बिकॉज ताशकंद से आते वक्त कहते हैं प्लेन में उनकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से लोगों ने बोला था, बट बाद में जब पता किया, फाइल्स वाइल्स गायब हो गई थी, तो लोगों ने बोला कि इनको जहर दे के मारा गया। तो काफ़ी सारे रीजन है, आज तक नहीं पता चला, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया। और ताशकंद क्यों गए हुए थे तो ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया था। वहाँ पे अयूब खान के साथ ताशकंद अग्रीमेंट साइन करने गए हुए थे, ठीक है, जिसको नाम दिया गया था कि जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर चल रही थी वो रुक जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए, इसलिए किया गया। ठीक है वानिया, क्लियर है अब? हाँ जी साहब। ठीक है जी। सो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे, इसको हम लोग जो है अब असी दूसरी क्लास विच लेंगे और बाद में फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस एंड थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम। थैंक यू आराध्या, चैतन्य, गुनगुन, दिशा, वान्या, वरनीत एंड पलक एंड डेलिसा। आपसे मिलते हैं दूसरी कक्षा में। बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू।